जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा था। अभी तक मैंने आपको 22 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अवेलेबल करा दिए हैं। जो भी हमारे दोस्त नए जुड़ रहे हों इस चैनल के साथ, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर एकदम सीरियल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन मैंने उसमें दिया हुआ है। अब मैं सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ और लगभग 22 शिफ्ट हुई थी। वो 22 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आइए सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता को स्पष्ट चर्चा करता है। बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करता है। तो आप जानते होंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, संज्ञान की, तो संज्ञान जो होता है, जो भी हमारी मानसिक क्षमताएं होती हैं, जो बुद्धि, चेतना, विचार या समस्या समाधान वगैरह, ये सब किससे जुड़े होते हैं? ये सब हमारे संज्ञान से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? संज्ञान से जुड़ते हैं। क्योंकि जो भी हमारी मेंटल एबिलिटी होती है वो सभी कॉग्निटिव पक्ष से ही क्या होती है, जुड़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? बताइए। अब पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, दूसरा ऑप्शन है जटिल से सरल की ओर, थर्ड ऑप्शन है बाह्य से केंद्र की ओर और फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो देखिए हमारा जो विकास होता है वो मस्तोदमुखी होता है। मस्तोदमुखी का मतलब होता है सिर से पैर की ओर हमारा जो मस्तिष्क है उसका विकास कैसे होता है? हमारे शरीर का विकास सिर से पैर की ओर होता है। जबकि अगर हम बात करें तो एक और सिद्धांत है समीपता का सिद्धांत। वो क्या कहता है? वो कहता है केंद्र से बाहर के किसी अंग की ओर जो विकास होता है वो समीपता के सिद्धांत की बात करता है। लेकिन हमें बात करनी है विकास कहाँ से कहाँ की ओर होता है, तो विकास जो है वो हमारा सिर से पैर की ओर होता है। यही क्या किसका सिद्धांत है? मस्तोदमुखी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और क्या सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो आप खुद जानते होंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था है तो इसके दौरान जो परिवार होता है वो सामाजिकरण का क्या होता है? पहला कारक होता है। प्राथमिक सामाजिकरण का पहला कारक कौन होता है? परिवार होता है। और दूसरा सामाजिकरण का कारक कौन होता है? तो वो विद्यालय होता है। क्या होता है? विद्यालय। तो अब ऑप्शन की ओर आते हैं। पहला तो परिवार हो गया और दूसरा विद्यालय, क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहाँ होता है? परिवार में ही तो सीखता है समाजीकरण को। इसके बाद फिर विद्यालय जब जाता है तो वहाँ पर भी अपने दोस्तों वगैरह से जो पीयर्स ग्रुप होते हैं उनसे मिलता है। तो आइए देखिए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है जनसंचार माध्यम परिवार, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय परिवार, थर्ड ऑप्शन है परिवार विद्यालय और फोर्थ ऑप्शन है मुद्रित माध्यम और जनसंचार माध्यम। तो आप सभी लोगों को पता है कि पहला माध्यम क्या होता है सामाजिकरण का? विद्यालय। पहला माध्यम क्या होता है सामाजिकरण का? परिवार। और दूसरा माध्यम क्या होता है? विद्यालय। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, अगर एक स्कीम जो है वो संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है? बताइए। अनुकरण। देखिए एक स्कीम जो है वो संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या अनुकरण तो इससे रिलेटेड है नहीं। अब बात आती है असंतुलन, संरक्षण या विकास का समीपस्थ
का क्षेत्र, तो विकास के समीपस्थ का क्षेत्र तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी क्या असंतुलन होगा या संरक्षण होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, असंतुलन होगा। क्या होगा, असंतुलन, क्योंकि बालक के मन में कार्य के प्रति जो होता है ना असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत, और जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 प्रकार के सिद्धांत आपको बताए हैं। पहला है संवेदीगामक सिद्धांत अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी असंतुलन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। ध्यान दीजिए, वस्तु स्थायित्व को समझना किस अवस्था में आरंभ कर देते हैं। तो देखिए वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बच्चे को जो पता होता है कि जैसे अगर माँ जो है उसकी अगर दूर चली गई तो उसको पता है कि अगर मैं रहूँगा तो मेरी माँ जो है वो मेरे पास चल के आ जाएगी। यानी बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो ही जाता है, शुरुआत से ही समझना वो क्या कर देता है, आरंभ कर देता है। तो कौन सी अवस्था होती है, तो पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था। पहली अवस्था होती है संवेदीगामक, और कितने से कितने वर्ष, 0 से 2 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है, 0 से 2 वर्ष का। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के टाइम पीरियड तो 2 से 7 होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें मूर्त संक्रियात्मक का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वो हमारा कितना होता है, 7 से 11, और 11 से प्लस किसका होता है, अमूर्त संक्रियात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना क्या है, अपराध है। क्योंकि चोरी करना क्या है, चोरी करना अपराध है, और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था, किस विकास की किस अवस्था में है। तो फिर से समझिए, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिएगा क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलबर्ग ने इसके 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर क्या बताया है, नैतिक विकास 3 स्तर बताया। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो पहला का टाइम पीरियड कितना है, 4 से 8 वर्ष, फिर 8 से ये मान लीजिए 8 से 12 या 13 वर्ष, इसके बाद 13 से 16 वर्ष है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात हो रही है कि उसने कहा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी, यह एक अपराध है, तो यह एक अपराध है, तो आप आइए किस अवस्था में, जो दूसरी अवस्था है, कौन सी, परंपरागतवादी अवस्था। उसमें 2 है, एक अच्छा लड़का और एक अच्छा लड़की, और दूसरी अवस्था कौन है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो वो किस अवस्था में की बात कर रहा, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। और ZPD का भी सिद्धांत दिया है। ZPD का सिद्धांत भी किसने दिया है,
लेव वाइगोस्की ने ही दिया है। तो अभी आपको क्या बताया, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करती हैं। और चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है। यानी जो बच्चा है वो मिलजुल कर एक साथ रह के बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, सीखता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम निम्न में से कौन सी विधि अधिगम की समुन्नत करती, समुन्नत का मतलब प्रमोट करती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को प्रमोट करती है, बताइए। क्या निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यानात्मक शिक्षण या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सहभागी जो अधिगम है, कौन सा अधिगम, सहभागी अधिगम जो है वो क्या करेगा, शिक्षण अधिगम को प्रमोट करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। ऑप्शन नंबर ए मानकीकृत पाठचर्या की, ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान, और ऑप्शन नंबर डी सत्तावादी मत का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देती है कि जो बालक हैं वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, बौद्धिक आकार पर भी भिन्न है। और हम फिजिकल में भी देख सकते हैं कि किसी का कलर या हर बालक एक न एक से क्या होता है, भिन्न होता ही है। होवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, तो देखिए होवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। होवर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो होवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो कई कारकों से मिलकर बनी है। लगभग 9 कारक उन्होंने बताए थे। एक तार्किक बताया था, एक भाषाई बताया था, एक स्थानिक बताया था, एक शारीरिक बताया था, एक संगीतिक बताया था, एक पारस्परिक बुद्धि बताया था, और एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और एक प्रकृतिवादी, और एक अस्तित्ववादी बुद्धि। ये कुल 9 प्रकार उन्होंने बताए थे। यानी उन्होंने क्या बताए थे, बुद्धि कई कारकों से, यानी बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। तो पहला ऑप्शन, सभी बच्चों एक समान स्तर के होते हैं। सभी बच्चे एक समान स्तर के कैसे होंगे, यहाँ तो क्योंकि प्रत्येक बालक एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक सामान्य योग्यता जिसका कोई जैविक आधार नहीं है। अगला, जन्म से ही स्थिर है और इस परिवेश कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार की होती, जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है, और व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ये अभी हमने देखा कुल कितने स्तर होते हैं, 9 स्तर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कथन और तर्क दिया गया है। पहला कथन क्या है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। दूसरा तर्क क्या है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ये देखिए बोल रहा है विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो क्या ऑप्शन होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं? तो देखिए, यानी एक लिंग को प्रमोट किया जा रहा है तो दूसरे लिंग को एकदम नीचे की ओर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा हो कि एक लिंग के प्रति ज़्यादा ही आकर्षण दिखाया जाए तो हम कह सकते हैं वहाँ पर क्या दिखा रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह की भावना है या लैंगिक या जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता को ये शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ध्यान देना ऑप्शन में, बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं उनको किस प्रकार से हम संबोधित नहीं कर सकते हैं। पहला है उन्हें बहुविध तरीके से जानकारी प्रस्तुत करके, दूसरा है उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, तीसरा है उन्हें बहुविध तरीके से काम में शामिल करने के अवसर देकर, और चौथा है उनका बहुविध तरीके से नामीकरण व पृथक्करण करके, मतलब उनको अलग करके। इसमें बोला गया क्या, किस प्रकार से नहीं संबोधित करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उनको आप जब पृथक्करण कर देंगे तो वैयक्तिक विभिन्नता को वो किस प्रकार से संबोधित कर पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? पहला, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, दूसरा, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए परीक्षार्थियों को खूबियां और चुनौतियों की पहचान करना, यानी उनकी जो खूबियां हैं और उनकी जो चुनौतियां हैं उनकी पहचान करना। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना, यानी आगे की कक्षा में आप प्रोन्नत करेंगे तो आप उसका मुख्य कारण आकलन को मानते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट। क्या बोला गया है कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आप अपने विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को प्रमोट करना चाहते हैं, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। समुन्नत का मतलब होता है प्रमोट करना। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, चौथा है थर्ड है कंठस्थीकरण, यानी उनको एकदम कंठस्थ करा देना, चौथा है निष्क्रिय अनुकरण। तो देखिए, अगर हम बात करें स्वचिंतन, किसकी बात करें, स्वचिंतन की, तो स्वचिंतन क्या होता है, एक प्रकार से अमूर्त तार्किक चिंतन होता है। बालक क्या होता है, अमूर्त तार्किक रूप से सोचता है, चिंतन करता है, तो मौलिक चिंतन का विकास होता है। इससे क्या होता है, मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे बालक में सृजनशीलता के गुण भी उत्पन्न होते हैं। कब, जब वह स्वयं चिंतन करेगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले, यानी सुविधाओं से जो वंचित बालक हैं, पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन, विद्यालय सभी विद्यार्थियों को आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। अगर ध्यान देता होता तो वो सुविधाओं से तो निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करेगा, यानी वो सुविधा वंचित किस प्रकार से रहे। चौथा, उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं समझते। चौथा ऑप्शन है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी है।
तो क्या इसका राइट आंसर होगा? कमेंट करिए आप सभी लोग, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? पहला चिकित्सीय, दूसरा है दानशीलता, तीसरा है सामाजिक और चौथा है मानवीय अधिकार। तो देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच, किसके बीच? सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियात्मक का परिणाम है। तो विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देगा? तो जो विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान है वही दृष्टिकोण को क्या देगा? समर्थन देगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। सेकंड ऑप्शन है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करें। सी ऑप्शन है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग पर निषेध कर दें कि आप सांकेतिक भाषा का यूज ना करें। और चौथा है सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। यानी आप उनको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे जिससे बालक को समझने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला, मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? जो मेधावी व प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की संभावना है? मूल बातों को सहज समझ का अभाव होता है। सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, ये तो होता ही नहीं है। समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, यानी वो समाधान खोजने के प्रति क्या करते हैं? इच्छा को व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। कौन सा प्रावधान? बताइए। पहला, लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिक तक सुगम पहुंच। दूसरा है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। थर्ड ऑप्शन है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। और चौथा है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्या करना। मतलब बिना किसी अंतराल के आप लगातार व्याख्या करते चले आ रहे हैं, तो यही क्या होगा? विद्यार्थियों को क्या करेगा? चुनौती प्रस्तुत करेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन दिया गया और तर्क दिया गया। कथन क्या है? अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थी को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। ये भी पॉइंट सही है। यानी पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर आर, यानी ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि
ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। ज्ञान के सृजन में कौन सी विधि विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? पहला, व्यवहार अनुकूलन, दूसरा है सहपाठी सहभागिता, तीसरा है अन्वेषण अधिगम और चौथा है पारस्परिक शिक्षण। तो देखिए, व्यवहार अनुकूलन ये तो विधि जो है उनके सृजन में क्या करेगी? सक्रिय भूमिका को महत्व देगी। पीयर ग्रुप जो होता है यानी उनके सहपाठी सहभागिता होते हैं वो भी। थर्ड है डिस्कवर लर्निंग, अन्वेषण मेथड भी देगा। क्या नहीं देगा? रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण करके, पुरस्कार और दंड के द्वारा, जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा या कंठस्थीकरण के द्वारा। तो देखिए, किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे? तो जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा। यदि बालक जिज्ञासु है या खोज करके सीखना चाहता है तो वो जो होगा वो प्रतिभाशाली बालक के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? कौशल के विकास में क्या है? बाधक है। क्या अनुरूपक चिंतन बाधक है? या ऑप्शन बी प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी बहुविध तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण और ऑप्शन डी प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकार्यात्मक स्थिरता जो होगी वो समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक होगी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? पहला, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का क्या है? उदाहरण है। तो देखिए, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो जब बालक खुद से ही मोटिवेट रहेगा, तो यानी अपने आप से अगर मोटिवेट है तो वो जिस कार्य को करेगा वो लगन के साथ करेगा। लेकिन अगर हम बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें तो पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गई या दंड वगैरह हो गई, तो ये क्या होता है? बाह्य प्रेरणा का कार्य करती है। तो पहला ऑप्शन है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत यानी समझ को प्रमोट करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार के लिए अधिगम, हम बाह्य प्रेरणा की बात कर रहे हैं। और चौथा है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। ये बाह्य अभिप्रेरणा का क्या एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है कि उसकी जो योग्यता उसमें कोई कमी रह गई होगी उसको उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? जिज्ञासा का, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व या आशा। तो लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी
असहायता का सीखा हुआ भाव ही उसको क्या करेगा, असफलता को भावना का विकास करेगा। 28 आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? पहला है आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। सेकंड है उन्हें पूर्व ज्ञान से संबंधित जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्या में लागू करने के अवसर देंगे। और चौथा है उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। क्या बोला गया है? आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? बताइए किस युक्ति से बचना चाहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा सक्रिय है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चा निष्क्रिय है और बार बार आप उसे दोहराने के लिए बोल रहे हैं, तो इस युक्ति से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? पहला स्कूली माहौल, दूसरा आनुवंशिकता, तीसरा है सांस्कृतिक संदर्भ, चौथा है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। बताइए 29 का क्या राइट आंसर होगा? तो जो अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र है ये व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? पहला अध्यापिका के द्वारा प्रदान पाठ से या स्कैलोफोल्डिंग के द्वारा, दूसरा है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस यानी निराशा की भावना, सी है विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, चौथा है विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अधिगम के द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है क्या? निराशा की भावना, यही नकारात्मक रूप से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।